नमस्ते। तो हम 13वां चैप्टर पढ़ चुके थे। इस क्लास से हम शुरू कर रहे हैं 14वां चैप्टर और ये एक ही वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर का नाम है समसीमांत उपयोगिता नियम यानी प्रतिस्थापन का नियम भी इसे बोलते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है और बहुत बेसिक नियम है। इन सब नियमों को आपको जानना होगा अगर आप अर्थशास्त्र को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो। समसीमांत उपयोगिता नियम, इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। प्रतिस्थापन का नियम यानी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन दोनों का सेम ही अर्थ है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक यानी इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा देखते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। आखिर ये है क्या, किसने दिया, ये सब जानते हैं। देखिए, साधनों की सीमितता व आवश्यकताओं की अनंतता के कारण समसीमांत उपयोगिता नियम अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महत्वपूर्ण बोला गया है, ऐसे मत छोड़िएगा, इसको समझ जरूर लीजिए, ठीक है। साधनों की सीमितता है, हमारे पास जो मीन्स हैं वो बहुत सीमित हैं और हमारी जो आवश्यकताएं हैं यानी कि जो वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, समसीमांत उपयोगिता नियम अस्तित्व में आता है। प्रत्येक मनुष्य सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और आप जानते हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है वो अधिक से अधिक उससे सेटिस्फाई होना चाहते हैं। संतुष्टि यानी फायदा ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, खर्च कम करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति में उपभोक्ता को समसीमांत उपयोगिता नियम की सहायता कर सकता है। तो ऐसी जो चाह है एक व्यक्ति की, उसकी ये पूर्ति, उपभोक्ता की जो ये पूर्ति है, इसको समसीमांत उपयोगिता नियम ही पूरी कर सकता है। अब हम समझेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम होता क्या है, लेकिन इससे पहले एक और बात जान लीजिए। ये जो समसीमांत उपयोगिता नियम है या प्रतिस्थापन का नियम है, इसको किसने दिया था? इसको गॉसेन ने दिया था, इसीलिए इनको गॉसेन का सेकंड नियम बोला जाता है। गॉसेन का दूसरा नियम क्या है? समसीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन का नियम। पहला नियम क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। उपयोगिता का जो ह्रासी सीमांत नियम था वो पहला गॉसेन का नियम था और ये दूसरा नियम है। अब हम अर्थ समझते हैं, तब हमें बिल्कुल समझ में आएगा, तभी ये रेलगाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी। सबसे पहले अर्थ समझते हैं। देखिए, उपभोक्ता को अपने सीमित द्रव्य या साधन, सीमित द्रव्य मतलब आपके पास जो पैसे हैं जिनसे आप कुछ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, द्रव्य या साधन को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटता है कि उसे प्रत्येक प्रयोग से सीमांत उपयोगिता समान रूप से मिले। यानी उस वस्तु को वो जो आपके पास है साधन है, उसका व्यय आप इस प्रकार से करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति से जो सीमांत उपयोगिता है वो समान मिले। इसका मतलब है कि आपको फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसी चीज़ों पर आप व्यय करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं। जब उपभोक्ता ऐसा कर लेता है तब उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, और जब ऐसा उपभोक्ता करता है तो उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता और उत्पादक अपने साधनों को कम उपयोगी वस्तुओं से हटाकर अधिक उपयोगी वस्तुओं से प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। हाँ, मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है, 1 रुपये की जगह 2 रुपये लीजिए, 2 रुपये है, ठीक है। आपको खाना है बनाना, बी फॉर बनाना, और दूसरा आपको खाना है ए फॉर एप्रिकॉट। तो आप पहला रुपए जो उस पर खर्च करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा आपको फायदा देता है। तो मान लीजिए पहले रुपए से आपको बनाना से मिलेगा, तो पहले रुपए इस पर खर्च करेंगे और दूसरा रुपए इस पर खर्च करेंगे। अगर इसी से मिल रहा है तो दूसरा रुपए भी इसी पे खर्च कर देंगे। यही चीज़ें कहना चाह रहा है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम परिभाषा देखते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई एक ऐसी वस्तु हो जो विभिन्न प्रयोगों में लाई जा सके, तो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता सभी प्रयोग में समान रहे। तो यही बात ये भी बोल रहे हैं, क्योंकि यदि वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक प्रयोग में दूसरे की अपेक्षा अधिक है तो वह दूसरे प्रयोग से वस्तु की मात्रा हटाकर तथा उसका प्रयोग पहले में करके लाभ प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल सही बात है। अब समझिए, समसीमांत उपयोगिता जो नियम है इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये नाम आपसे फैक्चुअल में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला गॉसेन का दूसरा नियम, इसको बोलते हैं गॉसेन का दूसरा नियम, क्योंकि गॉसेन ने इसको दिया था। पहला नियम क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपको याद होगा 13वें चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। दूसरा है समसीमांत उपयोगिता नियम। आप जानते हैं समसीमांत यानी कि हम अपना जो हमारे पास सीमित संसाधन है, हम उस वस्तु पर खर्च करना चाहते हैं जिससे मिलने वाली उपयोगिता क्या हो, जो सीमांत उपयोगिता हो वो समान हो, यानी कि जिनसे हमें सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा हम उसी पे खर्च करेंगे। अगर उससे कम फायदा मिलेगा और दूसरे वस्तु पर ज़्यादा मिलेगा तो हम दूसरे वस्तु पर खर्चा कर देंगे। प्रतिस्थापन का नियम, ये सेम मतलब है ऊपर वाले का जो मतलब था, ठीक है, ये सेम मतलब है, ठीक है। समसीमांत उपयोगिता के नियम का मतलब ही प्रतिस्थापन का नियम होता है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी एक वस्तु से अगर आपको फायदा कम हो रहा है तो दूसरी वस्तु पे आप स्विच कर जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद है उपभोक्ता उपभोग का नियम यानी लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो उपभोग करते हैं ना, तो उपभोग आप वही चीज करेंगे जिससे आपको ज्यादा फायदा हो, इसलिए इसको लॉ ऑफ कंजम्पशन यानी उपभोग का नियम भी बोलते हैं। अधिकतम संतुष्टि का नियम यानी कि आप अधिकतम संतुष्टि पाना चाहते हैं किसी भी वस्तु पर खर्च करके, तो इसको अधिकतम संतुष्टि का नियम यानी लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। मितव्ययिता का नियम भी बोलते हैं लॉ ऑफ इकोनॉमी। आप कम से कम वस्तु से ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं ना, कम से कम चीज़ें आपसे आपके पास से खर्च हों और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उससे मिल जाए, ये भी चाहते हैं, इसीलिए इसको मितव्ययिता का नियम भी बोलते हैं और तटस्थता का नियम लॉ ऑफ इंडिफरेंस भी बोलते हैं। अब हम व्याख्या आपको दिखाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम मान्यताएं देखेंगे, तो यहाँ पर क्या कुछ मान्यताएं ली गई हैं, जैसा कि हम बार बार बोलते हैं आपको अर्थशास्त्र में मान्यताएं और आलोचनाएं कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहला है उपभोक्ता का विवेकशील होना यानी रैशनल कंज्यूमर। तो उपभोक्ता विवेकशील हो, सही क्या है गलत क्या है, किसमें ज़्यादा फायदा है किसमें कम घाटा है, किसमें ज़्यादा घाटा है किसमें कम फायदा है, ये सब उसको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, थोड़ा बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरा है उपभोक्ता की रुचि फैशन आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अगर परिवर्तन होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। तीसरा है द्रव्य की सीमांत उपयोगिता का स्थिर होना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कंस्टेंट, ये भी होना चाहिए। और चौथा है उपयोगिता को द्रव्य रूपी पैमाने से मापा जा सकता है, यानी कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं कि 1 रुपये खर्च किया तो एक प्याला चाय से हमें 10 यूटिल्स मिली, ऐसे मापा जा सकता है। ये चैप्टर हमने किया था, आपको ध्यान होगा, ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच है ना। पैरेटो, हिग्स और एलन ने जो ऑर्डिनल अप्रोच दिया था और मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच दिया था ना, वो ये ध्यान करिए, फिशर ने भी सहायता की थी उसमें। अब व्याख्या देखिए, इधर मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रुपए इकाइयां हैं यानी यूनिट्स हैं, आपके पास 10 रुपए है, ठीक है। और यहाँ से गेहूं से मिलने वाली आपके पास दो चीज़ें हैं, गेहूं और चावल। दो चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए ऐसा ही लिया गया है, ठीक है। दो ही चीज़ें ली गई हैं, वरना गेहूं चावल आटा भी ले, गेहूं चावल और बाजरा भी ले सकते थे, कुछ और भी चीज़ लग सकते थे, ठीक। गेहूं चावल सेब भी ले सकते थे, ठीक है, कुछ भी ले सकते थे, सेब केला अनार संतरा कुछ भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें इसीलिए ली गई हैं कि आपको अच्छे आसानी से समझ में आ जाए। तो 10 रुपये आपके पास हैं और ये 10 रुपये या तो आप गेहूं पे खर्च करते हैं या चावल पे, और ध्यान रखिएगा आप हर रुपया उस पर खर्च करेंगे जिससे सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिलती है। तो मान लीजिए पहले यूनिट की बात करते हैं, यानी पहला रुपया यहाँ पर देखते हैं, ये भी यहाँ पर दिया गया है कि गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता भी दी गई है। मान लीजिए गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता 60 55 45 35 30 25 16 15 20 और 10 है। ऐसे चावल से मिलने वाली 50 40 28 25 25 उसके बाद 15 फिर 14 18 7 5 ऐसे करके है। तो सबसे पहला रुपया आप किस पे खर्च करेंगे, हम इसमें इस लिस्ट में देखते हैं। यहाँ पर है पहला 60 और दूसरे नंबर पे 50, तो मुझे बताओ सबसे पहला रुपया किस पे खर्च करोगे, 60 वाले पे खर्च करोगे, क्योंकि गेहूं से 60 यूटिल्स के बराबर आपको उपयोगिता मिल रही है, इसलिए पहला रुपया इस पे खर्च करोगे। अब दूसरे रुपये पे की बात आते हैं, तो दूसरे रुपये आप किस पे खर्च करोगे। अब दूसरा हम कंपेयर करते हैं, इस लिस्ट में 50 से शुरू हो रहा है, इसमें 55 आ रहा है, क्योंकि 55 उपयोगिता ज़्यादा है तो दूसरा रुपया भी इसी पे खर्च कर दोगे। तीसरे रुपये आते हैं, नीचे आते हैं, तो तीसरा रुपये 45 वाले पे खर्च नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि चावल से यहाँ पर 50 रुपये की उपयोगिता के बराबर उपयोगिता मिल रही है, ठीक है। तो ये तीसरा वाला रुपया 50 रुपये यानी कि चावल पर खर्च कर दोगे। फिर चौथे पे आओ, अब चौथा रुपया किस पे खर्च करोगे, क्योंकि चावल पर नहीं खर्च करोगे, यहाँ पर 40 उपयोगिता मिल रही है लेकिन यहाँ पर 45 मिल रही है, तो 40 ज़्यादा होता है कि 45 उपयोगिता ज़्यादा होती है, तो आप चौथा रुपया 45 वाली पर खर्च करोगे। ऐसे ही पाँचवा रुपया किस पे खर्च करोगे, तो पाँचवा रुपया ये जो 40 है इस पे खर्च करोगे। ऐसे छठा 35 वाले पे, क्योंकि गेहूं से उपयोगिता ज़्यादा मिल रही है, तो ऐसे आप खर्चा करते जाओगे। ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं वक्र द्वारा प्रस्तुतिकरण यानी डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर एक कर्व दिया गया है, OY एक्सिस पे क्या सीमांत उपयोगिता आपकी दी गई है, यानी कि 10 20 30 40 50 ऐसे करके, और OX एक्सिस पर मुद्रा की इकाई यानी कि पैसे आप इधर खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 10 रुपये हमारे पास थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ से हम समझ लेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये जो आपको Q1 है ये आपकी सीमांत उपयोगिता दी गई है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। जो गेहूं वाली लाइन है वो ये वाली है जो W से शो कर रही है, W फॉर वीट है ना, इसलिए W लिखा हुआ गेहूं, और चावल यानी कि राइस वाली जो है वो इधर वाली है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर आप 4 रुपये खर्च कर रहे हैं चावल पर और 6 रुपये खर्च कर रहे हैं गेहूं पर, तो 6 4 10 रुपये हो जाता है, यानी 10 रुपये में आपकी जो ये जो सीमांत उपयोगिता है वो सबसे ज़्यादा, यानी कुल उपयोगिता आपकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अब हम देखते हैं कैसे, ठीक है। 4 रुपये आपने खर्च किया तो आपको पास कितना रुपया आया, 35 है ना, 35 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिली, ठीक है। और 6 रुपये आपने गेहूं पर
खर्च किया तो आपको फिर से 35 मिला, 40 और 30 के बीच में 35 हुआ। हम जोड़ करके देखते हैं, 35 और प्लस 35 कितना हो गया, 70 के बराबर, ठीक है। लेकिन आप ये थोड़ा सा देखिए ना, अगर आपने 3 रुपये चावल पे खर्च किया होता तो 7 रुपये आपको गेहूं पे खर्च करना होता ना, क्योंकि 7 3 10 होता है ना, 10 रुपये आपके पास था, ठीक है। तो मुझे बताइए 3 रुपये से आपको कितना मिल रहा है, ये करीब मिल रहा है आपको 45, कितना मिल रहा है 45। लेकिन अगर आप 7 रुपये गेहूं पर खर्चा करते तो आपको कितना लगभग मिलता है, ये लगभग आपको कितना मिलता है, लगभग 20 मिलता। तो 45 और 20 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 65 आएगा। जबकि पहले कितना आ रहा था, पहले तो 70 आ रहा था, यानी कि यहाँ पर कम हो गया। तो इसका मतलब अगर आपको सबसे ज़्यादा फायदा लेना है तो आपको 4 रुपये चावल पर खर्च करने पड़ेंगे और 6 रुपये गेहूं पर खर्चा करना पड़ेगा, तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। यही चीज़ बोल रहा है सम सीमांत उपयोगिता नियम। अब हम देखते हैं नियम की आधुनिक व्याख्या भी की गई है, जिसे आनुपातिकता का नियम कहते हैं, यानी लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वर्तमान समय में अर्थशास्त्रियों ने समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या एक दूसरे प्रकार से की है। इस नई व्याख्या के परिणाम स्वरूप इस नियम को आनुपातिकता का नियम यानी लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है। अब ये क्या बताता है, समझिए। उपभोक्ता अपने संतुलन या संतोष को बनाए रखने के लिए जहां एक और सभी वस्तुओं की सीमांत इकाइयों की उपयोगिता समान रखना चाहता है, वहीं वह दूसरी ओर इस बात का भी ध्यान रखता है कि वस्तुओं पर खर्च इस प्रकार से हो कि खरीदी गई विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता उनकी कीमतों के अनुपात में हो, ठीक है। जिस कीमत में जितनी कीमत पे कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं उस कीमत के अनुपात में ही उसको उपयोगिता मिले, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बोली गई है, अर्थात वह धन की सीमांत उपयोगिता से कम उपयोगिता वाली वस्तु का क्रय नहीं करना चाहता है। जो उसके धन की सीमांत उपयोगिता है उससे जो वस्तु की जो उपयोगिता है अगर वो कम होगी उसको नहीं खरीदेगा, अगर उसके अनुपात में होगी, उसके बराबर होगी, तभी वो उस वस्तु को खरीदेगा। यही चीज़ इसमें बोला जा रहा है। अब हम समसीमांत उपयोगिता नियम की महत्व देख लेते हैं। नियम के महत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला, उपभोग के क्षेत्र में महत्व। देखिए, हम जानते हैं समसीमांत का नियम हमें यह बताता है कि उपभोक्ता के पास सीमित साधन है, उन्हीं सीमित साधनों से अगर वह अधिकतम संतुष्टि चाहता है तो वह अपने द्रव्य की जो इकाई है वो इस प्रकार से व्यय करे कि उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो लगभग समान रहे, तभी उसको अधिकतम लाभ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उसके पास साधन सीमित होते हैं और सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की वो चाहत रखता है। उत्पादन के क्षेत्र में महत्व क्या है वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस इन प्रोडक्शन। तो देखिए, एक उत्पादक हमेशा सीमित साधनों से अधिक उत्पादन करके अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है, ये आप जानते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह प्रतिस्थापन के नियम यानी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन की सहायता से साधनों का इष्टतम संयोग ढूंढता है। प्रत्येक उत्पादक समय समय पर भूमि, श्रम, पूंजी या मशीन आदि साधनों की सीमांत उपयोगिता आंकता रहता है। वो हमेशा देखता रहता है कि सीमांत उपयोगिता कहीं कम तो नहीं हो रही है, ठीक है। और महंगे तथा निष्क्रिय साधनों की जगह सस्ते तथा सक्रिय साधनों को प्रतिस्थापित करता रहता है। इस प्रकार का प्रतिस्थापन करते करते उत्पादक एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां पर विभिन्न उत्पत्ति के साधनों की सीमांत उत्पत्ति समान हो जाती है। उत्पत्ति के साधनों का इसी बिंदु पर आदर्शतम संयोग स्थापित होता है, क्योंकि लागत भी कम से कम हो रही है। आदर्शतम जो संयोग किसको बोलेंगे, लागत भी कम हो और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो, अच्छा खासा हो, लंबे समय के लिए हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आदर्शतम संयोग बोलेंगे, ठीक है। ऑप्टिमम साइज बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं विनिमय के क्षेत्र में महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस इन एक्सचेंज। समसीमांत नियम जो है, समसीमांत उपयोगिता नियम, इसकी सहायता से हम विनिमय की सीमाओं का निर्धारण कर सकते हैं। जब कभी किसी वस्तु के मूल्य में आपने देखा होगा वृद्धि होती है तो क्या होता है, उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु की मांग करने लगता है, ठीक। और ये प्रतिस्थापन तब तक चलता रहता है जब तक कि उन दोनों की सीमांत उपयोगिता जो होती है वो लगभग बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रतिस्थापित करता रहता है, सब्स्टिट्यूशन चलता रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसके बाद आता है वितरण के क्षेत्र में महत्व, यानी कि वितरण भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिस हिसाब से कोई उत्पादन करेगा उसी हिसाब से तो वितरण करना पड़ेगा। वितरण किसको करते हैं, जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, है ना, इन सबको ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, इनको भाई पैसे भी तो देने पड़ते हैं, इसी को वितरण बोलते हैं। उत्पादन के साधनों के संयोग से ही
उत्पादन संभव होता है। आप जानते हैं उत्पादन के साधन जो होते हैं, जब वो उनका संयोग होता है, सहयोग होता है, तभी उत्पादन हो पाता है। जब लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, ऑर्गेनाइजेशन सब मिलता है तब उत्पादन होता है। आज मुख्य समस्या उत्पादन को साधनों के बीच वितरित करने की। आज बहुत बड़ी समस्या आ गई कि उत्पादन के साधनों के बीच वितरित कैसे किया जाए, कितना किसको पैसा दिया जाए। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का पुरस्कार सीमांत उत्पादन के सिद्धांत के अनुसार निश्चित होता है। और ये निश्चित हम कैसे करते हैं, इसी जो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा, इसी के अनुसार हम निश्चित करते हैं और प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पत्ति के अनुसार पुरस्कार देते हैं। उसके बाद देखते हैं राजस्व के क्षेत्र में महत्व क्या है। तो आप जानते हैं राजस्व के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसको बोलते हैं अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, यानी समाज का ज़्यादा से ज़्यादा सरकार लाभ कर सके, ये राजस्व का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत है ये समसीमांत उपयोगिता नियम पर ही आधारित है। सार्वजनिक आय करों से प्राप्त की जाती है और इस आय को सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता है। आप जानते हैं सरकार सार्वजनिक आय कैसे प्राप्त करती है, लोगों पर टैक्स लगाती है और टैक्स को कलेक्ट करने के बाद वही आय सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च कर दिया जाता है। पार्क बनवाना, सड़क बनवाना, पॉलिसी लाना नई नई, है ना, गरीबों की मदद करना, ये सब खर्च कर देती है। अब देखिए इस व्यवस्था में दो बातें होती हैं, सबसे मेन दो बातें होती हैं। पहली क्या बात होती है कि करारोपण, यानी जो टैक्स लगाते हैं, टैक्सेशन से करदाताओं का त्याग बढ़ता है, क्योंकि जब टैक्स देता है तो वो त्याग कर रहा है ना कुछ तो त्याग कर रहा है। त्याग मतलब वो दे रहा है कुछ, ठीक है। द्वितीय क्या होता है, सार्वजनिक व्यय से लोगों की लाभ या उपयोगिता प्राप्त होती है। तो पहला टैक्स लगा रही है सरकार, उसी टैक्स को कलेक्ट करके लोगों पर व्यवस्था को कायम करने के लिए, लोगों को उपयोगिता पहुंचाने के लिए वो खर्च कर देती है। अतः सरकार के सामने ये समस्या रहती है कि वो किस सीमा तक टैक्स लगाए और कहां तक व्यय करे, तभी तो बीच में रहती है, ठीक है, वो संतुलन बना के रखना चाहती है। अतः इसमें सरकार को तभी सफलता मिल सकती है जबकि निम्न बातों को अपनाया जाए। पहली बात कौन सी, सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता करारोपण के सीमांत त्याग के बराबर हो, यानी जितना उसने त्याग किया है उतनी उसको सार्वजनिक व्यय से सीमांत उपयोगिता भी मिलनी चाहिए, है ना। पैसा दिया तो पार्क में जाने का मौका भी मिलना चाहिए, वहाँ की फुलवारी देख के मौका भी मिलना चाहिए, सड़क पे चलने का मौका भी मिलना चाहिए, सड़क अच्छी हो, उसको फीलिंग अच्छी आए, ये भी तो होना चाहिए क्योंकि उसने पैसे दिया है। विभिन्न मदों पर, ये दूसरा पॉइंट है, विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर रहे। और तीसरा है विभिन्न स्रोतों के बीच करभार का बंटवारा इस प्रकार से किया जाए कि प्रत्येक स्रोत का सीमांत त्याग जो है वो समान या लगभग बराबर रहे। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली गई है। अब हम बात करते हैं समसीमांत उपयोगिता जो नियम है उसकी आलोचनाएं क्या है। सबसे पहला है उपभोक्ता को पूर्ण विवेकशील मानना की धारणा जो है वो अव्यावहारिक है। लोगों का कहना है कि हम नॉर्मली मान लेते हैं कि व्यक्ति रैशनल है, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि व्यक्ति बहस नहीं करना चाहता है 2-4 रुपए के लिए, तो वो क्या करता है, कभी ज़्यादा देता है, कभी कम लेकर उस जगह से हट जाता है, ठीक है। तो बहस नहीं करना चाहता है, ये लेन देन की झंझट में नहीं पड़ना चाहता ज़्यादा, तो इस केस में ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरा, वस्तुओं का विभाज्य या अविभाज्य होना। ये नियम तब काम करता है जब वस्तुओं का विभाजन किया जा सकता है, टुकड़ों पे बांटा जा सकता है। लेकिन ऐसी वस्तुओं का क्या, जिनका टुकड़ा नहीं हो सकता है, जैसे कार हो गया, रेडियो हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, इन सबके तो टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इनके संबंध में ये नियम लागू नहीं होता। तीसरा है रीति रिवाज या फैशन आदि में परिवर्तन। अगर रीति रिवाज या फैशन आदि में परिवर्तन हो जाता है तब भी ये समसीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होता है। वस्तुओं की कमी यानी शॉर्टेज इन गुड्स, जब वस्तुओं की कमी ही है तो मुझे बताओ ये कैसे नियम लागू होगा, नहीं हो सकता, है ना। पांचवा है उपयोगिता की माप करना कठिन। लोग बोलते हैं उपयोगिता को कैसे माप करते हैं, कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते हैं ना। इस पर पूरा डिबेट बहुत सारी चलती रहती है, ठीक है। और हमने भी बात किया था कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है, साइकोलॉजिकल एलिमेंट है, उसको नाप कैसे सकते हैं हम, उसको माप कैसे सकते हैं, नहीं माप सकते हैं। छठा है मूल्य में परिवर्तन यानी चेंज इन प्राइस। तो मूल्य में बार बार परिवर्तन होता रहता है, इसलिए भी क्या होता है, ये कमी है थोड़ी सी, आलोचना कर सकते हैं, इसके आधार पर हम कैसे तय कर सकते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। तीसरा अनिश्चित बजट अवधि, ये प्रोफेसर बोल्डिंग का कहना है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने बजट अवधि को ध्यान में रखते हुए इस नियम की आलोचना की है। उनका कहना है, क्या कहना है समझिएगा, समसीमांत उपयोगिता नियम एक निश्चित सीमा के अंतर्गत लागू होता है। उनके कहने का मतलब एक निश्चित सीमा है तभी तक लागू होगा, जबकि हमारी बजट अवधि निश्चित नहीं होती। लेकिन जो हमारी बजट होती है, जो हम बजट बनाते हैं, वो हमारी निश्चित थोड़ी ना होती है। आज एक मशीन खरीदे हो तो सालों साल चलती चली जाती है, लेकिन जबकि जो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये तो एक निश्चित समय के लिए लागू होता है। प्रोफेसर बोल्डिंग का कहना है, उदाहरण के लिए जैसे समझिए, इसमें टिकाऊ वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। ये वस्तुएं वर्षों तक काम में लाई जा सकती हैं। भाई बजट में हम ऐसी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं जो
बहुत लंबे समय तक चलती हैं, बहुत लंबे समय तक काम में लाई जा सकती हैं। जब हम इन वस्तुओं को क्रय करते हैं तब उस समय हम इन वस्तुओं की उपयोगिताओं की तुलना केवल बजट अवधि के लिए ही नहीं करते हैं बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी करते हैं। अतः ऐसी दशा में यह नियम लागू नहीं होता है, प्रोफेसर बोल्डिंग का कहना है। खैर, अगला देखते हैं 8वां, पूरक वस्तुओं के क्षेत्र में इस नियम का लागू ना होना। तो ये कहते हैं जो हमारी जो गुड्स हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जैसे दूध और चीनी, स्याही और फाउंटेन पेन, या डबल रोटी और मक्खन यानी ब्रेड एंड बटर, इनके क्षेत्र में ये नियम लागू नहीं होता है क्योंकि इनका यूज़ साथ में किया जाता है। 9वां है मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन। ये कहते हैं चेंज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर जो मनी की है वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए भी इस नियम की आलोचना की जाती है। और 10वां है उपभोक्ता की अज्ञानता, आलस व लापरवाही। ये वही वाला पॉइंट है जो ऊपर पूर्ण विवेकशीलता वाली बात कही गई है। ये अगर ये अव्यावहारिक है तो वही चीज़ उपभोक्ता कभी कभी अज्ञानतावश भी कई चीज़ें क्या करता है, छोड़ देता है या अज्ञानवश खरीद लेता है। तो उस केस में क्या होता है, समसीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होता है। दिखावटी किसी को दिखाना चाहता है, ठीक है, तो उस केस में भी ये नहीं लागू नहीं होगा। लापरवाही भी करता रहता है तो उस वजह से भी ये नियम लागू नहीं होता है। अगली में देखते हैं समसीमांत तथा उपयोगिता ह्रास नियम का संबंध क्या है, यानी रिलेशन बिटवीन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उपयोगिता ह्रास नियम समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। ये ध्यान रखिएगा, जो पहला नियम हमने पढ़ा था उपयोगिता ह्रास नियम, ये समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर ही आधारित है। यानी सबसे पहले समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, उसके बाद ही उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। इसलिए इन दोनों के नियमों के बीच घनिष्ठ संबंध है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है समसीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ताओं को यह बताता है कि उसे सबसे पहले उस आवश्यकता पर व्यय करना चाहिए जिससे उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। ऐसा हमने देख लिया है। ऐसा करने से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। ये बात हो गई, हमने पॉइंट टू पॉइंट बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, तोड़ तोड़ के बताया है। जो ही उपभोक्ता इस नियम के अनुसार व्यय करता है उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता घटने लगती है। ठीक है, आप जानते हैं यह दशा उपयोगिता ह्रास नियम की है। इस स्थिति में उपभोक्ता कम उपयोगी वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगी वस्तु पर व्यय करने लगता है। इस प्रकार वह अपने व्यय को प्रतिस्थापित करता जाता है। उसका यह प्रतिस्थापन तब तक चलता रहता है जब तक कि उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता आपस में लगभग बराबर नहीं हो जाती है। ये तो हमने पिछली भी स्लाइड में शायद देखा था। और नेक्स्ट वाला है कि प्रतिस्थापन या समसीमांत उपयोगिता नियम की इस दशा के लिए उपयोगी ह्रास नियम यानी उपयोगिता ह्रास नियम उत्तरदायी है। यदि उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता तो उपभोक्ता लगातार एक ही वस्तु का उपभोग करता रहता और समसीमांत उपयोगिता नियम का भी महत्व घट जाता। तो देखिए दोनों में कितना घनिष्ठ संबंध है। आप समझिए, अगर उपयोगिता ह्रास नियम आपके ऊपर लागू ना हो तो एक ही चीज़ आप यूज करते जाएंगे, तो जब एक ही चीज़ यूज करते जाएंगे तो समसीमांत उपयोगिता नियम लागू होगा ही नहीं। स्पष्ट है कि समसीमांत उपयोगिता नियम उपयोगिता ह्रास नियम के ही कारण लागू होता है और इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। देखिए एक दूसरे की पूरक है, अगर ये लागू नहीं होगा तो वो लागू नहीं होगा, अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होता, ऐसे करके। अगला हम देखते हैं समसीमांत तथा उत्पत्ति ह्रास नियम का संबंध क्या है। तो रिलेशन बिटवीन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जो उत्पादन करते हैं तो आपको मालूम है एक समय में क्या होता है, जब हम उत्पादन करते जाते हैं तो एक समय के बाद उत्पादन घटते हुए दर से हमें प्राप्त होता है। पहले बढ़ता है, फिर एक पीक पे पहुंच जाता है, उसके बाद घटने लगता है। ठीक है, तो उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण समसीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। हम जानते हैं कि उत्पादन में एक साधन को यथास्थिर रखते हुए अन्य साधनों को यदि उत्तरोत्तर बढ़ाया जाता है तो उत्पादन एक समय तक बढ़ता है और उसके बाद घटने लगता है। अतः उत्पादन में साधनों को उस बिंदु तक लगाया जाएगा जिस बिंदु पर साधनों की उत्पत्ति गिरकर साधन को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के बराबर नहीं हो जाती है। यदि किसी साधन को दिया जाने वाला पारिश्रमिक उस साधन की सीमांत उत्पादकता से अधिक है तो उत्पादक अपने उत्पादन से किसी नए साधन का प्रतिस्थापन कर देगा। ऐसी चीज़ों का उत्पादन कर रहा है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही, पारिश्रमिक बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है और उत्पादन कम कर पा रहा है, तो ऐसी चीज़ को क्या करेगा वो जो प्रोड्यूसर होगा, उत्पादक होगा, उसको चेंज करके दूसरी चीज़ उस पर लगा देगा। मान लीजिए एक मशीन ही है, उत्पादन बहुत कम कर रही है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है, खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करेगा उत्पादक उसको हटा देगा, उसकी जगह पर नई मशीन ले आएगा। ठीक है, अतः उत्पत्ति ह्रास नियम के ही कारण उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्थापन नियम या समसीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम या समसीमांत उपयोगिता नियम के बीच उतना ही घनिष्ठ संबंध है जितना कि समसीमांत उपयोगिता नियम व उपयोगिता ह्रास नियम के बीच में होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने सोचा आपके साथ डिस्कस किया था। ये हमने 14वां यानी 14th नंबर का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम 15वां चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।